बिहार में सियासी उठापटक के बीच बैठकों का दौर जारी। जदयू और भाजपा आज पहले अलग अलग करेंगे बैठक। एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार आज राज्यपाल को सौंप सकते हैं इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात की आज होगी 109वीं कड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। 3 नई पहलों, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट की करेंगे शुरुआत। हमास के हमले में शामिल होने के आरोप लगने के बाद 6 यूरोपीय देशों ने गाजा में UNRWA की रोकी फंडिंग। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने पहले ही रोकी थी फंडिंग। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पहले टेस्ट का चौथा दिन आज। इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 316 रन से आगे खेलने करेगा शुरू। इंग्लैंड की भारत पर अब तक 126 रन की बढ़त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। बिहार में सियासी समीकरण बदलने के संकेत अब मिल रहे हैं। कल सभी दलों ने अलग अलग बैठकें की। बैठकों का दौर आज भी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह 9 बजे बैठक बुलाई है। वहीं जनता दल यू ने आज सुबह 10 बजे अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। इन दोनों बैठकों के बाद जेडीयू, भाजपा और हम यानी एनडीए दलों की बैठक होगी। एनडीए की बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। साथ ही वे नई सरकार के लिए समर्थन पत्र भी सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोपहर के बाद नीतीश कुमार 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने आज अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूर्णिया में कल पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी थी। कल दिन भर अगर बात करें तो बिहार में राजनीतिक गहमागहमी जारी रही। राजद की कल बैठक हुई। इसमें लालू प्रसाद और उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावा राज्य विधानमंडल के सदस्यों समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं कल शाम को हिंदुस्तानी आवास मोर्चा के 4 विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां पीएम मोदी वहां हम। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद मांगे हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार में 2 मंत्री हम के होंगे, यानी HM के होंगे। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी के आवास के बाहर ये पोस्टर भी लग गए हैं, बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। वहीं आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों ने आज अपना कामकाज खत्म किया। आवासीय कार्यालय पर पड़ी विभागीय फाइलों को वापस सचिवालय भेज दिया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 3 घंटे तक विभागीय काम निपटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट सभागार में सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहलें लॉन्च करेंगे, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट यानी DGSCR, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देश के नागरिकों को मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 2 दिन दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा में भारत के विधायी निकायों के अधिकारियों के 84वें सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति विकसित भारत 2027 के विषय पर पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। कल उपराष्ट्रपति तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में भी श्री थल्लई नटराज मंदिर में, बाबाजी मंदिर और श्री एलाई अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और दर्शन करेंगे। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंड के बावजूद देश के कोने कोने से लोग अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या भक्ति में उत्साह की लहर से गूंज रहा है। देश भर में ठंड का कहर बरकरार है। वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड और कोहरे ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। ठंड के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्री तो समय पर हैं, लेकिन ट्रेन नहीं। कुछ ऐसा ही हाल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी है। घने कोहरे की वजह से फ्लाइट समय पर नहीं है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज पर। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉयज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ। दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस पर और चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, अगर बात की जाए जिस तरीके से कल भी हमने देखा बैठकों का दौर जारी है और आज की भी अगर बात की जाए, क्योंकि ये पहली बैठक अगर देखें तो खासतौर से बीजेपी की जो कि 9 बजे करीब है, दूसरी वहाँ विधानमंडल की बैठक 10 बजे होगी। क्या माना जाए किस वक्त तक राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, जिस तरीके से कल पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा, खासकर जनता दल यू की हम बात करें, अगर हम बीजेपी की बात करें, हम आरजेडी की हम बात करें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बैठक था वो बीजेपी की थी। और भारतीय जनता पार्टी की जो 3 बैठकें हुई, एक कोर ग्रुप की बैठक हुई जो होटल चाणक्य में,
और उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई। उसके बाद फिर एक और बैठक हुई जिसमें कि तावड़े जो है बिहार के बीजेपी के पर्यवेक्षक, उनके नेतृत्व में। तो ये तीनों दलों की अगर बात करें, अगर हम आरजेडी की बात करें, अगर हम जेडीयू की बात करें, अगर जी। हम बीजेपी की बात करें, तो बैठकों में जो निष्कर्ष निकल के सामने आया है, तो खासकर अगर अभी तक मतलब आज का दिन तो बहुत निर्णायक दिन है। तो इसमें अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी के जो भी प्रवक्ता थे या जो भी स्पोक्स पर्सन थे, उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमारी जो मीटिंग जो हुई है वो आमतौर पर हम हमेशा मीटिंग करते हैं, खासकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर के हमारी बैठक हुई। इस चीज का खुलासा नहीं किया गया कि सरकार में हम शामिल हो रहे हैं या सरकार जिसकी भी बन रही हो। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है, अगर हम सूत्रों की बात करें, तो उसमें यह हुआ है कि बीजेपी की जो बैठक हुई है उसमें सभी विधायकों का जो हस्ताक्षर लिया गया है, और उस हस्ताक्षर को लेकर के आज पहले बीजेपी की बैठक होगी 9 बजे करीब में, विधायक दल की बैठक होगी, और एक कहें कि अब नाश्ता कहें उनका या ब्रेकफास्ट कहें, बीजेपी के ऑफिस में होगा। और वो हस्ताक्षर युक्त जो विधायकों का है वो नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा, जो मुख्यमंत्री हैं, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उनको सौंपा जाएगा। और उसके बाद एक लंच करेंगे वहां पर बीजेपी और जेडीयू जी। और जो भी एलाइज है, हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके 4 जो सदस्य हैं, एमएलए सदस्य हैं, साथ में लंच करेंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद फिर वो सरकार बनाने का क्लेम करेंगे। और ये आशा की जा रही है कि 3 बजे करीब में, 3 या 3:30 बजे करीब में नीतीश कुमार दोबारा 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये एक रिकॉर्ड है बिहार के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि एक मुख्यमंत्री 9th टाइम वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी, कुमार आलोक, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले में। बाकी अपडेट्स के लिए दोबारा आपके साथ हम जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिहार की अगर बात की जाए, लगातार राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, उन पर विराम लगता हुआ नजर आ सकता है। दोपहर के बाद स्थिति साफ हो सकती है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव में शराब और कोयला घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले मामले में ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। इनके अलावा 2 निलंबित आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर सहित कोयला घोटाले में 30 से अधिक नाम और शराब घोटाले में 70 नाम शामिल हैं। ये एफआईआर एसीबी में 17 जनवरी को कराई गई हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। शराब और कोयला घोटाले मामले में ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, पूर्व कांग्रेसी विधायक शिशुपाल सौरी, चंद्रदेव राय, बृहस्पति सिंह, यूडी मिंज, गुलाब कमरों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी मित्र विजय भाटिया का नाम भी दर्ज किया गया है। हालांकि ये लिस्ट अभी अधूरी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का भी खुलासा होना बाकी है। शराब घोटाला मामले में आईएएस अनिल टुटेजा समेत 70 लोगों के खिलाफ धारा 120B आईपीसी, 420, 467 आईपीसी, 468, 471, 12 पीआरई में एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी ने शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने शराब के अवैध व्यापार से करोड़ों कमाए और मंत्रियों, अफसरों का इसमें हिस्सा था। 22 मई 2023 को ईडी की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121.87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की गई। अब तक 180 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इसमें कैश, एफडी भी होल्ड किए गए हैं। 15 मई को ईडी ने कहा था शराब घोटाले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़ी जांच रायपुर, भिलाई और मुंबई में की गई, जिसमें नवा रायपुर में 53 एकड़ भूमि मिली। इसकी कीमत करीब 21.60 करोड़ रुपए बताई गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक पूरा मामला जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच का है। ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में कोल और शराब से जुड़े स्कैम मामले की जांच कर रही है। यह करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें कई आईएएस अफसरों पर शिकंजा कसा जा चुका है। इसके अलावा कई कारोबारी भी जेल में हैं। अब इसमें पूर्व मंत्री भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इस मामले में भूपेश बघेल की अगुवाई वाली पूर्व सरकार को निशाने पर ले रही है। अरे भाई, भ्रष्टाचार किया है तो देश का पैसा तुम्हारे लूटने के लिए है क्या? इसलिए जो हो रहा है उनके कर्म के आधार पर हो रहा है। न्याय जनता को छत्तीसगढ़ की मिलेगा और कार्रवाई तो होके रहेगी। पिछले 5 साल कोई भी ऐसा विभाग नहीं था जिसमें लूटमारी नहीं हुई, जिसमें कमीशन खोरी नहीं हुई। और भूपेश बघेल की अगुवाई में एक संगठित गिरोह बनाकर कोयला और शराब में जिस प्रकार से अवैध वसूली की गई है, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की राजस्व की हानि हुई है, आज उसी के कारण एसीबी ने मामला दर्ज किया है। और प्रदेश की जनता को यही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से थी। हमने जनता से वादा किया था कि उनको न्याय दिलाएंगे और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना बड़ा भी नाम क्यों ना हो। हालांकि भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र। सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच राजनीतिक पंडित कार्रवाई को स्वागत योग्य मान रहे हैं। कोयला और तमाम मामलों में जो सबूत पाए गए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन तब चूंकि कांग्रेस की सरकार थी उसने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अब चूंकि सरकार बदल गई है तो ईडी के और आईटी के इन आग्रहों पर एक मामला दर्ज किया गया है जो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के समय कोयला कोहनूर बनकर अधिकारियों से लेकर कांग्रेस के नेताओं की जमकर जेब भर रहा था। कोयले की कोठरी में इन सभी के हाथ काले थे। करप्शन का खेल कोयले तक ही नहीं रुका, शराब की बोतलें भी इन नेताओं की जेब भर रही थी और राज्य सरकार के खजाने पर डाका डाला जा रहा था। कहानी में पेच अभी बाकी है जिनको जांच एजेंसियां भी देख रही हैं। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। और आइए बात करते हैं परीक्षा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 जनवरी को अपने वार्षिक संस्करण परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षक और अभिभावकों के साथ बातचीत
कर एग्जाम में तनाव और मार्क्स को लेकर पिछले वर्ष की भांति गुरु मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम के लिए यूपी के फतेहपुर में छात्रों के साथ ही जेल में बंदी छात्र भी उत्साहित हैं। परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए यूपी के फतेहपुर जिले से लगभग 50,000 छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राएं पीएम के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त परीक्षा देने के साथ समय का उपयोग, मन स्थिर रखने, खुद को मोटिवेट करने की मदद मिलती है। एग्ज़ाम तो ज़िंदगी में हर दिन हमारा एक एग्ज़ाम ही है, तो बस हमको अपने को कैसे स्ट्रेस फ्री रखना है। मैं इस इवेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित इसलिए हूँ क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, जो अभिभावक होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, शिक्षक, वो भी बहुत ही प्रभावित होते हैं। वो हमें किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आने देते हैं। हमारे पेरेंट्स भी बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि अगर हमें वो हमारे ऊपर स्ट्रेस डालेंगे तो हम अपनी परीक्षा में अव्वल नहीं हो पाएंगे। मैंने बहुत बड़े उत्साह के साथ उसमें रजिस्ट्रेशन किया है क्योंकि जब प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं उसमें वो बहुत मोटिवेशनल बातें बताते हैं जिससे हमें एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब उससे सीख मिलती है। मैं 10th में भी जब थी तब भी सर ने प्रोग्राम किया था और मुझे इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। एग्ज़ाम के तौर पे ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं, तो जब दिक्कतें आती हैं तो कम से कम हाफ एन आवर तो 15 मिनट्स तो हमको मेडिटेशन करना चाहिए। ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स हमें अपना प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें अपनी स्टडीज़ मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही 10th बोर्ड्स के लिए। इसीलिए अब हम क्लास 12th के लिए भी अपने बोर्ड के पहले इस इवेंट का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और साथ ही जिला कारागार फतेहपुर के बंदी छात्रों में भी परीक्षा पे चर्चा संवाद कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं और अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमारी जेल के हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाले बंदी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हर बार वो इस कार्यक्रम को देखते हैं। इस बार हमारे जेल से 58 बंदियों का रजिस्ट्रेशन हाई स्कूल के लिए है और 3 बंदियों का रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट के लिए है। छात्र छात्राओं के मुताबिक प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पिछली बार तनाव मुक्त होकर एग्जाम देने में मदद मिली थी और इस बार भी बोर्ड एग्जाम के पहले उनके कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार व सुनने के लिए उत्साहित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री से जो बच्चे सवाल पूछते हैं और उसका जवाब देते हैं, अक्सर हम लोगों के मन में भी ऐसे सवाल रहते हैं जिसमें प्रेरणा व मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और बुलेटिन में आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना को देश भर तक पहुंचाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा जन भागीदारी का प्रतीक बन गई है। ये यात्रा आम जन की जिंदगी आसान बनाने की दिशा में सफल हो रही है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल पा रहा है। राजस्थान के बारां जिले से देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गारंटी रथ बारां जिले के गांव-गांव में पहुंचकर लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। जिले के किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में शिविर का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से लोगों को योजनाओं के प्रति जागृत किया गया, वहीं पात्र लोगों को लाभान्वित भी किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। कच्चे मकान में रहते थे, अब हमारे लिए पक्का मकान मिल गया और हमारे लिए शौचालय वगैरह सब सुविधा हो गई। सारा लाभ मिल रहा है। मोदी जी की योजना का है, आयुष्मान कार्ड है वो भी बनवा लिया, उजला है, गैस है, सब सुविधा है। इधर से मकान मिला है, बहुत बढ़िया। पक्का मकान, पहले कच्चे में रहते थे, अब पक्का मकान मिल गया। लाइट, नल, बिजली की सब व्यवस्था हो गई। कच्चे मकान में परेशानी आती, कोई से मौसम में दिक्कत आ सकती थी। आज जो है अगर पक्का मकान बन गया तो कोई मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं। कैंप लगाओ, उसमें खूब लाभ मिल रहा है। कार्ड भी बन रहे हैं, जो भी कोई काम बकाया सारे काम हो रहे हैं। किसान निधि योजना किसानों के लिए कारगर साबित हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए वरदान बन रही है। जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं था, अब उनको अपना मकान मिला है। इससे उनके जीवन में बदलाव आया है।
किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 6,000 रुपये मिलता है सालाना। उससे मेरे खाद बीज का बहुत मुझे फ़ायदा है और भारत सरकार से बहुत मदद मिलती है। 6,000 रुपये मिलते हैं, प्रधानमंत्री के काम में आ जाते हैं। वो बढ़िया योजना चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर असल मायनों में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की कड़ी में बड़ा कदम है, जहां आमजन को एक ही छत के नीचे केंद्र की बेहतरीन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। केंद्र सरकार का यह प्रयास आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में सफल सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। मैच के चौथे दिन इंग्लैंड आज अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 316 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। कल तीसरे दिन इंग्लैंड ने वापसी करते हुए दूसरी पारी में भारत पर 126 रन की बढ़त बनाई। कप्तान ओली पॉप 148 नाबाद रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, वहीं रेहान अहमद 16 रन बनाकर नाबाद हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन चलते चलते आप देखिए प्रमुख शहरों के तापमान का हाल।